तारीख थी 30 नवंबर 2003। बेंगलुरु में रहने वाले गिरीश और शुभा के एंगेजमेंट का दिन। एंगेजमेंट के बाद शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, मगर इसी बीच एक हिला देने वाली अनहोनी होती है। वो परिवार जो कुछ ही दिनों बाद अपने बेटे की शादी के सपने देख रहा था, उन्हें बेटे की लाश मिलती है, वो भी एंगेजमेंट के महज 4 दिन बाद। तो आखिर एंगेजमेंट के 4 दिन बाद ही लड़के की मौत कैसे होती है? हत्यारे कौन थे और अब वो कहां और किस हाल में हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कि इस केस का खुलासा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। तब इस केस ने पूरे बेंगलुरु में सनसनी मचा दी थी। इस कांड को बेहद ही परफेक्ट प्लानिंग और साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, मगर पुलिस वालों ने कातिल को ढूंढ निकाला और जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था वो काबिले तारीफ था। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, मगर पहले क्राइम की कहानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बी गिरीश और 21 साल की लॉ ग्रेजुएट शुभा शंकर नारायणन। गिरीश 2003 में इंटेल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे थे, जबकि शुभा अभी भी बीएमएस कॉलेज ऑफ बेंगलुरु में पढ़ाई कर रही थीं। शुभा और गिरीश का परिवार बेंगलुरु में आसपास ही रहते थे। दोनों परिवारों में लगभग 15 साल पुरानी जान पहचान और दोस्ती थी। साल 2003 के अंत में गिरीश और शुभा के परिवार वाले आपसी सहमति से दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद 30 नवंबर 2003 को बड़े ही धूमधाम से गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट के बाद तय होता है कि 2004 के अप्रैल महीने में इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, या ये कहें कि नॉर्मल दिखाया जा रहा था। असल में पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही होती है। कुछ लोगों द्वारा एक गहरी साजिश रची जा रही थी। खैर, एंगेजमेंट के बाद दोनों परिवारों में शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। गिरीश और शुभा भी आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान एक दिन शुभा गिरीश से डिनर पर ले जाने के लिए कहती है। शुभा की बातें सुनकर गिरीश डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर 3 दिसंबर 2003 की शाम ऑफिस से काम करने के बाद सीधे शुभा की लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर अपने स्कूटर से डिनर के लिए निकल जाता है। डिनर पर जाने वाली बात गिरीश ने अपने परिवार वालों को बता दी थी और उन्हें यह भी बता दिया था कि रात के 10 बजे तक वो वापस आ जाएगा। मगर 10 से ज्यादा बज चुके थे, लेकिन अब तक गिरीश वापस नहीं आया था। वो लोग अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी बेंगलुरु के मशहूर मणिपाल हॉस्पिटल से गिरीश के माता पिता को कॉल जाता है कि आपका बेटा बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस जानकारी के बाद गिरीश के माता पिता तुरंत शुभा को भी कॉल करते हैं। शुभा उन्हें बताती है कि जब ये दोनों डिनर से वापस लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने लूटपाट की कोशिश की और इसी लूटपाट की घटना के दौरान उन्होंने गिरीश को मारा है। इस कारण उसकी हालत खराब हो गई है। इस जानकारी के बाद शुभा और गिरीश के माता पिता दोनों ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। गिरीश की हालत अब तक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर गिरीश को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, मगर 4 दिसंबर 2003 को सुबह के 8:05 पर गिरीश को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी एंगेजमेंट के चौथे दिन ही गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के माता पिता के लिए यह बहुत ही बड़ा सदमा था। जिस परिवार में बेटे की शादी के सपने देखे जा रहे थे, वहां अब बेटे की अर्थी सजाई जाने लगती है। बेटे की मौत के बाद उसी दिन यानी 4 दिसंबर 2003 को गिरीश के पिता वेंकटेश विवेक नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले से जुड़ी एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस भी हरकत में आ जाती है और जांच की शुरुआत कर देती है। इस मामले में पुलिस के पास फिलहाल इकलौता गवाह था और वो थी गिरीश के साथ घटना के वक्त मौजूद शुभा। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले शुभा का स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं। अपने स्टेटमेंट में शुभा बयान देती है कि ये लोग बेंगलुरु के ही एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर वापस घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में जब ये दोनों रिंग रोड पर मौजूद एयर व्यू पॉइंट क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी शुभा गिरीश से एयर व्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है। दरअसल ये वो जगह है जहां से एचएएल एयरपोर्ट पर होने वाली फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ को देखा जा सकता है। शुभा की स्टेटमेंट के मुताबिक शुभा की रिक्वेस्ट पर गिरीश अपनी स्कूटर यहां पर रोक देता है
और फिर दोनों वहीं पर खड़े होकर वहां का नज़ारा देखने लगते हैं। शुभा के मुताबिक ये दोनों अभी वहीं पर कुछ ही देर रुके थे कि तभी कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और दोनों से लूटपाट की कोशिश करने लगते हैं। शुभा के मुताबिक गिरीश इस लूटपाट का विरोध करने लगता है। इसी बीच एक गुंडा लोहे के बड़े से रॉड से गिरीश के सर पर लेफ्ट साइड से जोरदार वार कर देता है और वो भाग जाता है। लोहे के रॉड से हुए हमले की वजह से गिरीश वहीं पर बेहोश हो जाता है। शुभा के मुताबिक इस हमले के बाद वहां पर गुजर रहे लोगों से वो मदद मांगती है। कुछ देर बाद एक कार वाला अपनी कार वहीं रोक देता है। फिर उसी कार की मदद से गिरीश को लेकर शुभा मणिपाल अस्पताल पहुंचती है। साथ ही इस घटना की जानकारी परिवार वालों को देती है। पुलिस वालों को शुभा की इस स्टेटमेंट में कहीं से भी कोई झूठ नजर नहीं आती है। वैसे भी उन दोनों रिंग रोड के आसपास इस तरीके की लूटपाट की कई घटनाएं हो चुकी थीं। इसलिए पुलिस वालों को भी शुभा के स्टेटमेंट पर पूरा यकीन हो जाता है और लूटपाट के एंगल से ही इस केस की जांच आगे बढ़ती है। कई हफ्तों तक इस केस की जांच जारी रहती है, मगर पुलिस वालों को कहीं से कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि गिरीश की मौत से 4 दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई थी। अब मामले को और बारीकी से समझने के लिए पुलिस वाले गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट का वीडियो देखने का फैसला करते हैं। इस एंगेजमेंट वीडियो को देखने के दौरान एक सीनियर पुलिस ऑफिसर नोटिस करते हैं कि पूरी वीडियो में शुभा कुछ ज्यादा ही गुमसुम और खोई खोई सी लग रही हैं। वो ये भी नोटिस करते हैं कि अस्पताल और पूछताछ के दौरान भी शुभा का व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा था। अजीब व्यवहार की वजह से पहली बार इस घटना में शक की सुई शुभा की तरफ जाती है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी करने से पहले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं। 2003 के आसपास मोबाइल फोन आज की तरह कॉमन नहीं थे और तब किसी भी पुलिस जांच में अमूमन कॉल डिटेल्स या सीडीआर निकलवाने का भी चलन नहीं था। फिर भी पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने के लिए शुभा के कॉल डिटेल्स को जांचने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वालों को शुभा की कॉल डिटेल्स मिलती हैं तो पता चलता है कि एक नंबर पर वो बहुत ज्यादा बात कर रही है। इतना ही नहीं, घटना वाले दिन यानी 3 दिसंबर 2003 को उसने एक नंबर पर कम से कम 73 बार यानी 73 बार कॉल किया था और सैकड़ों बार मैसेज भेजे गए थे। पुलिस वाले जब इस नंबर की जानकारी निकलवाते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। अरुण वर्मा के बारे में और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि अरुण वर्मा भी बीएमएस कॉलेज में लॉ के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कॉलेज में वो शुभा से 2 साल जूनियर था। अब पुलिस वाले कॉलेज में जाकर जानकारी इकट्ठी करना शुरू करते हैं। जांच के दौरान पुलिस वालों को इन दोनों के कुछ दोस्तों से पता चलता है कि असल में शुभा और अरुण एक दूसरे को प्यार करते हैं। इतनी जानकारी निकलकर सामने आने के बाद पुलिस वाले अब अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए कॉलेज से अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लेते हैं। पूछताछ के दौरान अरुण वर्मा बताता है कि इन दोनों की दोस्ती जरूर है, मगर गिरीश के साथ हुई घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। अरुण वर्मा ये भी बताता है कि वो घटना वाले दिन बेंगलुरु में था ही नहीं। पुलिस वालों के पास अरुण वर्मा के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत नहीं थे, इसलिए शक होने के बावजूद अरुण वर्मा को कुछ ही देर की पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है, मगर पुलिस वाले उस पर नजर रखना जारी रखते हैं। इस ट्रिक से पुलिस वालों को इस केस में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल जैसे ही पुलिस वाले अरुण वर्मा को पुलिस थाने से जाने की इजाजत देते हैं, वो पुलिस थाने से निकलकर सबसे पहले शुभा से बात करता है। अब पुलिस वालों को समझ आने लगता है कि इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो उनसे छुपाया जा रहा है। इसी के बाद कई और लोगों से पूछताछ की जाती है, जिसमें शुभा के नजदीकी फ्रेंड और ब्यूटिशियन भी शामिल होते हैं। शुभा की ब्यूटिशियन बताती है कि दरअसल इस एंगेजमेंट से पहले शुभा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि उसने एंगेजमेंट वाले दिन भी कहा था कि भले ही एंगेजमेंट हो जाए मगर मैं शादी नहीं करूंगी और शादी से पहले घर छोड़कर अरुण के साथ चली जाऊंगी। कुछ दूसरे लोग भी ऐसा ही बयान देते हैं। घटना घटी थी 3 दिसंबर 2003 को और अब समय आ चुका था जनवरी 2004। अब तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मगर कुछ लोगों के बयान के बाद पुलिस वालों का शक शुभा पर ही काफी ज्यादा गहरा हो जाता है और अब उसी से सख्ती के साथ पूछताछ शुरू हो जाती है। इस पूछताछ के दौरान फाइनली शुभा एक हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। शुभा के खुलासे के मुताबिक शुभा असल में अरुण वर्मा से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर परिवार वालों को यह बात मंजूर नहीं थी।
उल्टा जब परिवार वालों को कथित तौर पर शुभा के अफेयर की जानकारी मिलती है तो वो शुभा की शादी गिरीश से करवाने का फैसला करते हैं। शुभा हर तरीके से शादी को टालने का प्रयास करती है, मगर बात इंगेजमेंट तक पहुंच जाती है। इंगेजमेंट के बाद शुभा को लगने लगता है कि ये शादी होकर ही रहेगी, इसलिए अब इस शादी को रोकने के लिए अपने बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा से मदद मांगती है। जब अरुण वर्मा को भी कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपने कजन ब्रदर दिनेश उर्फ दिनाकरण से अपनी पूरी कहानी शेयर करता है और उससे मदद मांगता है। दिनेश विकास वर्मा से अपने एक दोस्त वेंकटेश की मुलाकात करवाता है। दरअसल वेंकटेश लोकल लेवल पर एक गुंडे की पहचान रखता था। कुछ छोटे मोटे केस भी चल रहे थे। फिर एक दिन शुभा, अरुण वर्मा, दिनेश और वेंकटेश बीएमएस कॉलेज में ही एक साथ बैठते हैं और बातचीत के दौरान तय करते हैं कि क्यों ना गिरीश को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी बैठक में गिरीश को मारने का प्लान तय होता है। पहले तो अरुण वर्मा और वेंकटेश 2-3 दिन तक खुद ही गिरीश का पीछा करते हैं, मगर कुछ ना कुछ कारणों से 3 बार इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है। लगातार प्लान फेल होने के बाद अब अरुण वर्मा गिरीश को अपने जाल में फंसाने के लिए शुभा की मदद लेता है और शुभा से डिनर के बहाने गिरीश को बुलाने को कहता है। फिर प्लान के मुताबिक ही शुभा गिरीश को डिनर के लिए बुलाती है। फिर जब ये लोग वापस लौट रहे होते हैं तभी साजिश के तहत शुभा गिरीश से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने के बहाने एयर व्यू पॉइंट के पास रुकने की रिक्वेस्ट करती है। शुभा की साजिशों से अनजान गिरीश अपनी बाइक रोककर वहीं पर खड़े होकर फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने लगता है। एसएमएस से शुभा इस बात की जानकारी अरुण वर्मा और उसके साथियों तक पहुंचा देती है कि ये लोग एयर व्यू पॉइंट पर रुके हुए हैं। फिर जानकारी मिलते ही अरुण वर्मा, दिनाकरण और वेंकटेश सभी मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर जब गिरीश दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होकर नज़ारे का आनंद ले रहा होता है तभी लोहे के एक बड़े से रॉड से वेंकटेश एक जोरदार हमला गिरीश के सर पर करता है। चोट लगते ही गिरीश वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इधर हमला करने के अगले ही पल अरुण वर्मा, दिनाकरण और वेंकटेश वहां से भाग जाते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद शुभा रोने धोने का नाटक करने लगती है और वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगना शुरू करती है। उन्हीं में से एक व्यक्ति अपनी कार रोक देता है, जिससे शुभा गिरीश को लेकर मणिपाल हॉस्पिटल आती हैं और फिर इस मामले की जानकारी पुलिस वालों को देती हैं। फिर सभी के सामने लूटपाट की एक झूठी कहानी सुनाती हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा होता है कि शुभा एक मॉडर्न ख्याल वाली लड़की थी। उसे वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पसंद थे। दूसरी तरफ गिरीश सिंपल लाइफ जीना पसंद करता था। डांस क्लब, पब, एल्कोहल इत्यादि गिरीश को पसंद नहीं था। इस बात से भी शुभा को एतराज था। गिरीश की सिंप्लिसिटी की वजह से भी वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसे डर सताने लगा था कि अगर गिरीश से उसकी शादी हो गई तो उसका जीवन भी कुछ ऐसे ही सिंपल हो जाएगा। इस कारण भी वो गिरीश से हर हाल में अपनी शादी को रुकवाना चाह रही थी। बस इसी के बाद उसने गिरीश को खत्म करने जैसा हैवानियत भरा फैसला किया। शुभा के इस खुलासे के बाद 25 जनवरी 2004 को शुभा के बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा, उसके भाई दिनाकरण और दिनाकरण के दोस्त वेंकटेश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस जंगल से हमले में इस्तेमाल किए गए लोहे के रॉड को भी बरामद कर लेती है। इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी 2004 से मायो हॉल कोर्ट में शुरू होती है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद इस केस की सुनवाई बंद हो जाती है और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। गिरीश के पिता अकेले बेटे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं, मगर 2-3 सालों तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी बीच 18 दिसंबर 2007 को अचानक हार्ट अटैक की वजह से गिरीश के पिता की भी दुखद मौत हो जाती है। गिरीश के पिता की मौत के बाद मीडिया में जुडिशरी की किरकिरी होती है। फिर 19 दिसंबर 2007 से इस केस की रेगुलर सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होती है। फिर 3 साल की लंबी सुनवाई के बाद जुलाई 2010 में गिरीश की हत्या के जुर्म में शुभा, अरुण वर्मा और 2 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इन सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया जाता है। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ गिरीश के परिवार वाले और शुभा के पक्ष के वकील भी हाईकोर्ट में अपील करते हैं। गिरीश के परिवार वालों की मांग होती है कि सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, जबकि शुभा और अन्य दोषी सजा को चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ ही महीनों की सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट निचली अदालत द्वारा दिए गए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखता है। चारों दोषियों को जेल भेज दिया जाता है। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें
तो वैसे तो सभी को उम्र कैद की सजा मिली थी, मगर जब शुभा 52 महीने जेल की सजा काट लेती हैं, तब 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बेल दे दी जाती है। फिलहाल शुभा जमानत पर बाहर हैं, जबकि बाकी दोषी अभी भी जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।